नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। अभी हम लोग भारतीय ज्योतिष विद्या में जन्म कुंडली का फलादेश कैसे करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमारा चल रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ज्योतिष विद्या एक दिव्य ज्ञान की श्रेणी में आता है और इसके लिए बहुत अधिक लगन हमारे अंदर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और उसके साथ में अपने इष्ट देवता के प्रति आस्था हमारी होना चाहिए। अगर आस्था हमारी मजबूत है तो इसमें हम अच्छे तरीके से पारंगत हो सकते हैं और पारंगत होने के साथ साथ अपना भी भला कर सकते हैं और अपने संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों का भी भला कर सकते हैं। और लोभ लालच से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये आपको विशेष बात हमने बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने षड्बल साधन 6 प्रकार के बल जो ग्रहों के होते हैं उसके बारे में जाना था। स्वाभाविक बलवान ग्रह होते हैं, जैसे सबसे अधिक बलवान ग्रह सूर्य को माना गया है। सूर्य का प्रभाव साक्षात हम देखते भी हैं। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, सूर्य तेज अब चमकने लगा है और धूप में हम बाहर निकलते हैं तो सहन नहीं होता है। इसी तरह से सूर्य से कम बल होता है चंद्रमा का, क्रम से शुक्र, फिर बुध, गुरु, बुध, मंगल और सबसे कम बलवान शनि होता है। ये स्वाभाविक बल हैं। और इसके अलावा समय समय पर विभिन्न कारणों से, युति से, संसर्ग से, अन्य अन्य प्रकार से, स्थान के कारण से, दिशा के कारण से, समय के कारण से, चेष्टा के कारण से, दृष्टि के कारण से बल बढ़ जाता है। ऐसे षड्बल हमने समझे थे। आज हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से, हमने आपको एक लेसन दिया था कि आप पढ़ लेंगे भारतीय ज्योतिष की जो पुस्तक है उसमें जन्म के समय जो नवग्रह हैं वो किस राशि में स्थित हैं तो क्या फल उनका होगा। तो उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा और हमने आपसे अपेक्षा की थी कि उसमें पाठ में आपको जो विशेष जिज्ञासा होगी तो उसे आप क्लास में रखेंगे तो उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर सकेंगे, जिससे हमारा जल्दी हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपने पढ़ा है कि जन्म के समय किस राशि में कौन सा ग्रह है तो क्या फल होता है, तो इसके बारे में कोई विशेष अगर आपको जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तो सबसे पहले हम उसे ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंकज जी, आप बताएंगे? जी भाई साहब, पहले एक तो ये पढ़ा था भाई साहब कि मेष राशि में रवि है, तो इसका मतलब हमने ये समझा है कि जिस घर में या जिस भाव में मेष राशि दी हुई है, अगर उसी भाव में रवि दिया हुआ है, उसी घर में सूर्य भी बैठा हो, इसका मतलब यही है ना भाई साहब, मेष राशि में रवि। हाँ ठीक है। जहाँ पर एक का अंक लिखा है, जहाँ पर एक का अंक लिखा है और उसमें सूर्य ग्रह है, इसका मतलब मेष राशि में सूर्य है, ये हमने पहचान लिया। ठीक है। अब मेष राशि में सूर्य के होने से क्या फल होता है, तो जैसे भारतीय ज्योतिष में हम देखें तो रवि, मेष राशि में रवि हो तो जातक आत्मबली, स्वाभिमानी, प्रतापी, चतुर, पित्त विकारी, युद्ध प्रिय, साहसी, महत्वाकांक्षी, शूरवीर, गंभीर, उदार, ये गुण उस जातक में होते हैं। ये सामान्य कथन है, ये सारे गुण पूरी तरह से हों ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आप और जैसे बहुत सारी चीजें जानेंगे तो कुछ इनमें अंतर भी आता है, लेकिन लगभग ऐसे गुण होते हैं, थोड़ी हीनाधिक हो सकते हैं। इसी तरह से सूर्य अगर वृष राशि में है तो क्या होगा, हर राशि का अलग अलग इसमें दिया है। और इसी प्रकार से चंद्रमा का, फिर सभी 9 ग्रहों का 12 राशियों में ऐसे 108 है, इसके भेद हो जाएंगे 9 ग्रहों के 12 राशियों के हिसाब से।
तो आपने इसको अच्छे से देख लिया है, इसमें कोई आपकी विशेष जिज्ञासा है तो उसे आप बताएं, तो उसको हम यहाँ पर चर्चा करें। ठीक है। हाँ, ये तो हो गया भाई साहब। हाँ, तो सर दूसरा हाँ। प्रश्न है भाई साहब हाँ। कि जैसे कहीं कहीं आता है धर्म के स्थान पे चंद्रमा के होने से, तो धर्म का स्थान अर्थात नौवा भाव हो गया भाई साहब, तो वो हाँ। कहलाएगा ना नौवे भाव में चंद्रमा होने से। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक बोल रहे हो। बस यही प्रश्न था हमारा। बहुत बढ़िया। तो जी जी भाई साहब। हाँ, अच्छा है। आपने जैसे जन्म के समय मेष वृष आदि 12 राशियों में 9 ग्रह किस राशि में कौन सा ग्रह है ये आपने पढ़ लिया। तो दूसरा लेसन अब इसमें आपको पढ़ना है कि 12 भावों में जैसे आप बता रहे हैं कि धर्म के स्थान में चंद्रमा है तो उसका क्या फल होगा। तो धर्म के स्थान, जैसे 9वां भाव को धर्म का स्थान कहते हैं, 10वें भाव को कर्म का स्थान या राज्य का स्थान कहते हैं। तो ऐसे 12 भावों में ये 9 ग्रह कौन सा ग्रह किस भाव में है, ये चीज हम देखेंगे। तो कौन सा ग्रह किस भाव में है उसके अनुसार उसका फल अलग अलग होगा, हर ग्रह का भाव के अनुसार। तो ये भी 12 भाव हैं जन्म पत्रिका में। भाव कहें या घर कहें या ग्रह कहें एक ही बात है, या स्थान कहें, और उनके नाम हैं जो आपने जैसे बोला धर्म का स्थान या कहीं दिया होगा लग्न में है, या कहीं आय के स्थान में या व्यय के स्थान में, या पत्नी के या जाया के स्थान में, पुत्र के स्थान में। इस तरह से उन भावों के जो नाम हैं पहले जो आपने पढ़ लिए हैं, तो उसमें भावों के नाम से भी लिखा मिल सकता है, या भावों का नाम नहीं होगा तो गिनती में भी हो सकता है कि 5वें भाव में ये ग्रह है, 7वें भाव में ये ग्रह है, 3रे भाव में ये ग्रह है तो क्या फल होगा। ऐसे अनेक प्रकार से कई पुस्तकें जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो लेखक अपने हिसाब से लिखते हैं, तो वो चीज आपको समझ में आने लगेगी। तो इसमें भारतीय ज्योतिष में पूरे 12 भावों का, सभी 9 ग्रहों का आपको क्रम से मिल जाएगा। तो किस भाव में कौन सा ग्रह है, 12 भावों में रहने वाले 9 ग्रहों का फल। जैसे इसमें हम देखें सूर्य ग्रह, तो अब सूर्य ग्रह पहले भाव में है लग्न में, तो क्या फल होगा इसको हम पढ़ते हैं, फिर आगे आप देख लेना आगे के। जैसे लग्न में सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी, जातक से मतलब जिसकी पत्रिका जन्म कुंडली हम देख रहे हैं उसे जातक कहते हैं। तो लग्न में सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी, क्रोधी। देखो अब ये कुछ चीजें जैसे याद रहेंगी तो ये सामान्य लक्षण है, जन्म पत्रिका देखते ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसके लग्न में सूर्य है तो ये क्रोधी होगा व्यक्ति, और स्वाभिमानी होगा, जल्दी से किसी की बातों में नहीं आएगा, ठीक है ना, किसी के आगे जल्दी से झुकेगा नहीं। ये चीज हमें समझ में आ जाती है एक नजर डालने से ही। तो लग्न में सूर्य है तो जातक स्वाभिमानी होगा, क्रोधी होगा, और पित्त बात रोगी होगा। पित्त का रोग होगा उसे, बात का रोग होगा। ये बात के कारण से कहीं किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के कंधों में दर्द होता है, किसी को अन्य अन्य प्रकार से इस तरह के दर्द के कष्ट होते हैं। ऐसे ही पित्त रोगी। और चंचल प्रकृति का होगा, प्रवासी, कृश देही, शरीर उसका कृश होगा, माने ज्यादा स्थूल नहीं होगा, मोटा नहीं होगा। उन्नत नासिका, नाक थोड़ी ऊंची उठी हुई होगी, और विशाल ललाट वाला, उसका मस्तिष्क आप देखेंगे तो उभरा हुआ विशाल अच्छा चौड़ा सा दिखेगा। जैसे शूरवीर लोग जो होते हैं उस प्रकार के वैसे ललाट दिखेंगे। और शूरवीर होगा अस्थिर संपत्ति वाला, माने ज्यादा संपत्ति उसके पास नहीं रहेगी, आएगी संपत्ति चली जाएगी, इस प्रकार का रहेगा। और अल्प केसी, सिर पर बाल भी उसके ज्यादा नहीं होंगे, घने कम होंगे। ये लग्न में सूर्य के होने से इस प्रकार के फल मिलेंगे। अब ये आप कहो कि ये सारे फल इसी तरह घटित हो जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इनका प्रभाव कुछ ना कुछ उस पर दिखाई देगा। पूरी तरह से इनको नकार नहीं सकेंगे, कोई ना कोई बात इनमें से मिलेगी। और जो बातें नहीं मिलेंगी उसके पीछे दूसरे ग्रहों की युति या दृष्टि या अन्य कारण होंगे। तो वो सारी चीजें जब आप समझ लेंगे तो केवल एक चीज देख करके हम कोई निर्णय नहीं ले सकेंगे। हमें बहुत सारी चीजें सब देखने के बाद फिर समग्र रूप से
इसलिए एक मोटे रूप में तो जन्म पत्रिका देखते ही हम कोई चीज कह सकते हैं, वो एक सामान्य स्वभाव होगा। वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पूरी तरह से 100% सही बात वो नहीं हो सकती है, लेकिन लगभग थोड़े बहुत अंश तो उसके जरूर पाए जाएंगे जो हमें देखने में आ रहा है। फिर उसके बाद विस्तार से हमें जानना है तो हमें उसकी जन्म पत्रिका को अच्छे तरीके से हर चीज को देखना होगा। फिर देखने के बाद जो हम उसका फलादेश करेंगे वो फिर पूरी तरह से सही होगा। तो अब आप इसके दूसरे लेसन के रूप में ये 12 भावों में रहने वाले नवग्रहों का फल इसे पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आप को जो चीज इसमें समझ में नहीं आई है, बहुत सारी ऐसे शब्द वगैरह शब्दावली ज्योतिष की रहती है जो समझ में नहीं आती है कि उसका अर्थ क्या है, कैसे हम उसको लगाएं, तो उन चीजों को आप चर्चा कर लेंगे तो उस पर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे।